सोचो दोस्तों, क्या होगा जब आप किसी प्लेन में बैठे हो और अचानक उस प्लेन पर बिजली गिर जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। कहानी के शुरुआत में प्लेन के पायलट ब्रोडी को देखते हैं, जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए अपने प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं। फ्लाइट के अंदर जाते ही उनका को पायलट बताता है कि आज उन्हें खराब मौसम की तरफ भेजा जा रहा है। इसकी शिकायत वो फ्लाइट ऑफिसर से करते हैं, लेकिन फ्लाइट ऑफिसर को इसकी बातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी फ्लाइट में एक पुलिस ऑफिसर एक अपराधी को ले जा रहा होता है। कैप्टन ब्रोडी उनको यात्रियों से अलग बैठने के लिए कहते हैं और सब कुछ सेट होने के बाद फ्लाइट नंबर 119 टोक्यो जाने के लिए टेकअप कर जाता है। कुछ देर सफर के बाद प्लेन जब सियाचिन के ऊपर से फ्लाई कर रही होती है, तभी प्लेन में एक झटका लगता है। कैप्टन ब्रोडी पीछे यात्रियों को शांत करने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि वो एक तूफान से गुजर रहे हैं, कुछ देर में ही झटके आने बंद हो जाएंगे। तभी प्लेन पर एक जोरदार बिजली गिरती है और प्लेन का इंजन वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। कैप्टन ब्रोडी को भी चोट लग जाती है। वो किसी तरह से कैबिन में जाकर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर रेडियो काम नहीं कर रहा होता है और सारे सिग्नल बंद हो गए थे और प्लेन लगातार नीचे गिर रहा होता है। उधर वो पुलिस ऑफिसर जो मुजरिम को ले जा रहा था, उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। वो जैसे ही अपना मोबाइल लेने के लिए सीट बेल्ट खोला, तभी एक क्रू मेंबर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। प्लेन लगातार नीचे गिर रहा था, जिस वजह से उन दोनों को एक जोरदार झटका लगा और वो दोनों ऑन द स्पॉट वहीं मारे गए। इसके कुछ देर बाद ही प्लेन तूफान से बाहर निकल आया, लेकिन खतरा अभी भी टाला नहीं था, क्योंकि नीचे समंदर था। कैप्टन ब्रोडी का कहना था कि अगर पानी के ऊपर समंदर में क्रैश लैंडिंग कराया जाए तो प्लेन के परखच्चे उड़ जाएंगे और कोई नहीं बच पाएगा। तभी कैप्टन को सामने एक टापू दिखा। वो किसी तरह से प्लेन को टापू पर लैंड कराने में सफल हो गए। वहीं को पायलट को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी भी वो जिंदा है। कैप्टन ने राहत की सांस ली और बारी बारी से सबको प्लेन से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आखिर वो किस आइलैंड पर क्रैश लैंड हुए हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में प्लेन को ढूंढने के लिए मीटिंग भी शुरू हो गई है। इधर कैप्टन सभी यात्रियों को बताते हैं कि उनके प्लेन पर बिजली गिर गया था, जिस वजह से रेडियो खराब हो गया। इसलिए जब तक रेडियो ठीक नहीं हो जाता, यहाँ पर मदद करने वाला कोई नहीं आने वाला। इसलिए सभी को यहीं रहना होगा और जो कुछ भी पास में फूड वगैरह है आपस में शेयर करके काम चलाना होगा। इसके बाद कैप्टन और को पायलट प्लेन के पावर सप्लाई को ठीक करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन घंटों बाद भी पावर सप्लाई और रेडियो ठीक नहीं हो पाता। तभी को पायलट मैप देखकर बताता है कि वो फिलीपींस के पास वाले जोलू आइसलैंड पर क्रैश हुए हैं। इस आइलैंड पर ना ही तो कोई सरकार है और ना ही कोई पुलिस, यहाँ पर सिर्फ आतंकवादियों का बसेरा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। कैप्टन कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से सबको निकालना होगा। इसलिए वो यात्रियों को बताते हैं कि वो और गैस फेयर, मोबाइल और रेडियो को ढूंढकर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए आसपास के इलाके में जा रहे हैं, जिसके बाद गैस फेयर के हथकड़ी को खोल दिया जाता है। दरअसल कैप्टन नहीं चाहते कि उनके गैर मौजूदगी में गैस फेयर किसी को पैसेंजर को नुकसान पहुँचाए, इसलिए कैप्टन उसको अपने साथ ले जाते हैं। तभी कैप्टन ब्रोडी गैस फेयर से पूछते हैं कि पुलिस तुम्हें किस जुर्म में गिरफ्तार किया था। वो बताता है कि वो एक फौजी है, पहले वो फ्रेंच आर्मी में था, उसके ऊपर एक आदमी के कत्ल का इल्जाम लगा है। फिर वो बात करते करते अचानक वहाँ से चुपचाप गायब हो गया। अब यहाँ से कैप्टन को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इधर को पायलट काफी देर काम करने के बाद प्लेन के पावर सप्लाई को ठीक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेट कंपनी के मालिक अपने प्लेन को ढूंढने के लिए एक व्यक्ति को हायर करता है। वो एरोप्लेन की सारे क्रू मेंबर्स की डिटेल्स निकलवाता है, जिससे कैप्टन ब्रोडी की एक वीडियो सामने आती है। उस वीडियो में एक यात्री एयर होस्टेस से बदतमीजी कर रहा होता है, तो कैप्टन ब्रोडी उसको उसी के भाषा में समझा देते हैं। इधर जोलो आइलैंड पर ये लोग जहाँ फंसे हुए थे, वहीं पर एक गिरोह को दिखाया जाता है, जिसके मालिक के नाम होता है बांटू। बांटू के एक आदमी ने प्लेन को क्रैश होते हुए देख लिया था, ये बात उसको जाकर बताता है। बांटू उसको कुछ पैसे देकर चलता करता है और अपने राइट हैंड केंद्री को उस प्लेन को ढूंढने के लिए कहता है। इधर कप्तान टेलीफोन का तलाश करते करते एक बंद पड़े मिल तक पहुंचते हैं। वहां पर एक टेलीफोन होता है, जिसको ठीक कर अपनी कंपनी को कॉल करके अपनी लोकेशन बताते हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए बोलते हैं। पर वो लेडी कहती है कि ऐसे प्रैंक कॉल सुबह से ही आ रहे हैं, अगर वो सच में कैप्टन ब्रोडी है तो उनको अपना एम्प्लॉय बैच नंबर बताना होगा। पर कैप्टन के पास बैच नंबर नहीं होता, इसलिए वो लेडी फोन कट कर देती है। इसके तुरंत बाद ही कैप्टन अपनी बेटी के पास फोन लगाकर बताते हैं कि उनके प्लेन की क्रैश लैंडिंग हुई है। अभी वो फिलीपींस के पास जोलू आइलैंड पर फंसे हुए हैं, इसलिए ये मैसेज जल्द से जल्द जेट कंपनी तक पहुंचाना होगा। तभी पीछे से एक आदमी अचानक कैप्टन पर हमला कर देता है। वो किसी तरह से अपने आप को बचाते बचाते उस आदमी को ही निपटा देते हैं। तभी बाहर से धड़ धड़ की 2 गोलियों की आवाज आती है, जिसे सुनकर कैप्टन वहीं पर छुप जाते हैं। वो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि गैस फेयर था, जो कैप्टन को अकेले छोड़कर भाग
लग गया था और अब गैस्पियर इनके साथ है। दोनों दबे पांव वहाँ से बाहर निकलते हैं। इधर कैनरी प्लेन को ढूंढ लिया होता है। वो बाटू को बताता है कि प्लेन माइनिंग रोड पर लैंड हुआ है, जिसके बाद बाटू का पूरा गैंग जहाज की तरफ निकल पड़ता है। वहीं कैप्टन को यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर खून के धब्बे मिलते हैं। गैस्पियर जब इस कैमरे को चेक करता है तो उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि उस वीडियो में एक शिप की कई क्रू मेंबर को बंदी बनाया होता है, जो बता रहे होते हैं कि उन्हें बंधक बना लिया गया है और अगर हमारी सरकार फिरौती की रकम नहीं देती तो हमें मार डालेंगे। ये वीडियो देखते ही कैप्टन अपने पैसेंजर की तरफ भागते हैं, साथ में गैस्पियर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाज के क्रू मेंबर और यात्री कैप्टन के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आती है। उन्हें अपनी तरफ आते देख सभी पैसेंजर खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन ये आदमी बांटू और उसके साथी होते हैं, जो गाड़ी से उतरते ही हवाई फायरिंग करने लगते हैं। इधर फायरिंग की आवाज सुनते ही गैस्पियर अपनी गाड़ी रोक लेता है और पैदल ही जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही कैनरी को पायलट के सर पर बंदूक रखकर पैसेंजर लिस्ट ले लेता है और कैप्टन ब्रोडी को आगे आने के लिए कहता है। को पायलट बताता है कि उनका रेडियो खराब हो गया था, इसलिए कैप्टन ब्रोडी टेलीफोन या फिर रेडियो के तलाश में गए हुए हैं। तभी एक लड़की वहाँ से डर कर भागने की कोशिश करती है, पर कैनरी उसे तुरंत गोली मार देता है। ये देख लड़की का बॉयफ्रेंड अपना आपा खो देता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। तभी अगले ही पल बाटू बेरहमी से उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देख सबकी रूह कांप जाती है। वहीं कैप्टन भी छुप कर ये सारा मंजर देख रहे थे, पर ये दोनों चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर बाटू की पूरी आर्मी मौजूद थी। अब वो सबसे पहले इन लोगों को बस में बैठाते हैं और बाटू अपने 2 आदमियों को यहाँ से पैसेंजर के सारे कीमती सामान लेने के लिए बोल यहाँ से निकल जाता है। उनके यहाँ से जाते ही कैप्टन बाटू के आदमी पर हमला कर देते हैं और उन पर गन तान कर पूछते हैं कि बाटू पैसेंजर को कहाँ लेकर गया है। वो बताता है कि पूरब में नदी के पास एक गाँव है जहाँ पर बाटू और उसके लोग रहते हैं। बाटू पैसेंजर को वहीं लेकर गया होगा। इसके बाद गैस्पियर उसे झाड़ियों में ले जाकर उसे गोली मार देता है। वहीं कैप्टन अपनी शर्ट पर मैसेज लिखकर छोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचे तो उन्हें पता चल सके कि सारी पैसेंजर को बंदी बना लिया गया है। और अब कैप्टन गैस्पियर के साथ पैसेंजर को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ जेट कंपनी को सैटेलाइट कैमरे के जरिए जोलो आइलैंड पर एरोप्लेन का लोकेशन मिल चुका था। ये जान जाते हैं कि जहाँ पर एरोप्लेन लैंड हुई है वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं, इसलिए जेट कंपनी के मालिक फौरन अपने प्राइवेट सोल्जर को वहाँ पर लोकेशन बताकर भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर को दिखाया जाता है जिन्हें एक कमरे में कैद किया गया था। वे लोग 5 पैसेंजर को बाहर निकालते हैं और उनका नाम और देश पूछकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि उनकी सरकार से फिरौती की रकम मांग सके। फिर उन लोगों को वहीं पर बंद कर दिया जाता है। इधर जैकब यानी जेट कंपनी के मालिक द्वारा भेजे गए सैनिक प्लेन के जरिए पैराशूट से लैंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। एक सोल्जर चेक करने के लिए प्लेन के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे 2 लाशें मिलती है। अब इनको पता है कि सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर बंधक बन चुके हैं। दूसरी तरफ कैप्टन और गैस्पियर गांव में घुस चुके होते हैं। वो दबे पांव एक एक करके सभी को मारकर उस रूम तक पहुंचते हैं जहां पर पैसेंजर को कैद किया गया था। गैस्पियर वहां पर पहरा दे रहे लोगों को मार देता है और ये लोग चुपके से सबका हाथ खोलकर बस के अंदर सबको जाने के लिए कहते हैं। उन पैसेंजर में से एक बस ड्राइवर था जो बस को चला सकता था, पर ये लोग उनके सामने से बस को नहीं ले जा सकते थे क्योंकि सबके हाथ में गन था। तभी कैप्टन कहते हैं कि मैं उन सबका ध्यान भटकाऊंगा, तब तुम बस यहाँ से निकाल लेना। गैस्पियर कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर कैप्टन अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। बाटू के आदमी इन्हें धक्के मारते हुए बाटू के पास ले जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन बाटू से बताते हैं कि मैंने अपने कंट्रोल रूम से संपर्क कर लिया है। वो यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भेज रहे हैं, जिसके बाद मैं अपने सारे पैसेंजर को यहाँ से छुड़ा लूंगा। बाटू कुछ देर सोचता है, फिर कैनरी से कहता है कि इसे मार दो। कैनरी जैसे ही कैप्टन को मारने के लिए गन पॉइंट करता है, एक गोली उसके खोपड़ी को चीरते हुए निकल जाती है। यानी कि जो 4 सोल्जर यहाँ पर आए थे वो सही टाइम पर हमला करके कैप्टन को बचा लेते हैं। दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोली चलना शुरू हो जाती है और इसी बीच कैप्टन अपने सारे पैसेंजर को बस में बैठाकर जहाज की तरफ भाग निकलते हैं। वहीं बाटू का राइट हैंड कैनरी मारा जाता है, जिसके बाद से बाटू और भी ज्यादा बौखला जाता है और उन पर हमला करने के लिए सारे आदमियों को इकट्ठा करता है। इधर बस में सोल्जर को पता चलता है कि अभी भी रेस्क्यू टीम को आने में 24 घंटे लगने वाले हैं, पर कैप्टन को अंदाजा हो गया था कि वो इतने देर तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे एक प्लान बनाते हैं और एरोप्लेन तक पहुँचते ही सभी यात्रियों को बताते हैं कि उन्होंने प्लेन का पावर सप्लाई ठीक कर लिया है, वो हमें मारने आ रहे हैं, उससे पहले हम प्लेन को उड़ाकर यहाँ से निकल जाएंगे। पर कोई भी उस प्लेन में बैठने को राजी नहीं था। तभी वहाँ पर बाटू के आदमी आ जाते हैं और यहाँ आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे डर कर सभी यात्री प्लेन के अंदर चले जाते हैं। कुछ पैसेंजर को गोलियां भी लग जाती हैं। वहीं गैस्पियर और बाकी सोल्जर उसका डट कर सामना कर रहे थे और इसी बीच गैस्पियर की बंदूक की गोली खत्म हो जाती है। वो गन रिलोड करने के लिए सोल्जर का बैग चेक कर
करता है। एक बैग पैसों से भरा हुआ था और दूसरे बैग से गोलियां निकालकर हमला करना शुरू कर देता है। इसके बाद कैप्टन और बाकी सोल्जर एक दूसरे को कवर करते हुए प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं। वहीं गैस्पियर पैसों से भरा बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर कैप्टन और को पायलट प्लेन को टेकअप करते हैं। तभी पीछे से बांटू का एक आदमी प्लेन पर रॉकेट से हमला करने वाला होता है। तभी गैस्पियर उसको गोली मार देता है और प्लेन बांटू को कुचल कर टेकअप कर जाती है। अब कैप्टन कंट्रोल रूम से संपर्क करके 300 माइल के आसपास लैंडिंग की जगह पूछते हैं। जल्द ही उनको एक लैंडिंग स्पॉट भी बता दिया जाता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही प्लेन का राइट इंजन फेल हो जाता है और अब इनके सामने होता है एक रनवे। कैप्टन प्लेन को किसी तरह से रनवे पर उतारने की कोशिश करते हैं। प्लेन हवा में लहराते हुए नीचे आती है। कैप्टन और को पायलट इमरजेंसी ब्रेक लगाकर किसी तरह से रोक लेते हैं और एक बार फिर से प्लेन क्रैश होने से बच जाती है। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच जाती है और सब कुछ सही सलामत बचा लिया जाता है। वहीं कैप्टन अपनी बेटी को फोन करके बताते हैं कि वो घर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टाइम लूप या फिर टाइम ट्रेवल वाली स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो इन 2 वीडियोस को जरूर देखिएगा।